हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहले ही मैं आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। मैंने जैसे एग्जाम दिया है 3 बार, उस बेसिस पे मैंने उन प्रैक्टिस सेट को बनाया है। उससे आपको पता चल जाएगा अगर आप उनको प्रैक्टिस सेट को लाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है और डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को ला के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट में जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए, उन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके ग्रुप वाई की मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ही कर लेंगे ना आप, तो आपका ग्रुप वाई की मैथ्स में बढ़िया स्कोर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वो आपका एवरेज चैप्टर से है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप पहले खुद सॉल्व करें उसे। 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत उतार रखा है हमारा 30 है, ठीक है। 30 औसत 13 संख्याओं का। बाद में पाया गया कि दो संख्याओं को, जो दो संख्याएं थी वो क्या थी, 15 और 23, उसकी बजाय उन्हें हमने क्या लिख दिया गलती से, 51 एंड 32 ले लिया हमने उसे। जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो दो संख्याएं जो 51 एंड 23 थी, 11 संख्या हमने बिल्कुल करेक्ट लिखी, लेकिन जो दो संख्याएं थी 15 और 23, उसकी बजाय हमने उस 51 और 32 ले लिया, ठीक है। तो उसने पूछा कि करेक्ट एवरेज क्या था अगर हम इसे 15 और 23 ही लेते, 51 और 32 ना लेते तो हमने जो गलत एवरेज जब लिया तो कितना ऐड करा 11 संख्याओं के बाद, 2 1 3 5 8, 83 ऐड करा गलत संख्याओं के रूप में 2, ठीक है। 11 संख्या करेक्ट लिखी और 2 गलत संख्याओं के रूप में हमने 83 ऐड किया, ठीक है। लेकिन अब जब हम सही एवरेज लेंगे, 11 संख्या हमारी पहले से करेक्ट है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 15 और 23 का सम 38 ऐड करते अगर हम दो संख्याएं सही रूप में लेते। तो हमने जब गलती करी तो हमने कितना ज़्यादा ऐड किया है, हमें 38 ऐड करना था लेकिन हमने 83 ऐड किया, मतलब गलती के रूप में हमने 45 ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैं इस वाले एवरेज से 45 को घटा दूं तो हमारा सही वाला एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना आप। जब सही करते हो 38 ऐड करते हैं, लेकिन गलती करते टाइम हमने 83 ऐड कर दिया है, तो 38 तो हमें रखना ही है वैसे भी, ठीक है। तो 38 रखना ही था, इसीलिए इसमें से 83 ज़्यादा था, जो 83 में 38 हटा दिया तो कितना बचा, 45। तो 45 गलत ऐड हो रखा है अभी, जो एवरेज है उसमें 45 गलत ऐड है। तो टोटल एवरेज कितना था, मतलब टोटल सम कितना था, 13 इंटू 30 टोटल सम था 390। उसमें से 45 को घटा दूंगा और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, टोटल नंबर कितने थे, 13 संख्याएं थी टोटल, उनसे डिवाइड कर दूंगा तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 345/13 आपका पॉइंट में आएगा। आपके पास ऑप्शन हो तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप पेपर में इजीली कर पाएंगे इसे। तो 13 दूनी हो जाएगा 26, 26 के बाद 85 कटेगा, 6 पे 78, और उसके बाद 78 के बाद आपका समथिंग 7, मतलब 5 65 26.5 समथिंग आएगा आपका आंसर। तो आप उसे देख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो आपको लेकिन करेक्ट निकाल के चेक करना है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से आप सॉल्व करने की कोशिश करें इसे। क्वेश्चन है, एक बैग में ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के हैं, ठीक है, और सिक्कों के रूप में 410 रुपए हैं। तो इतने रुपए के सिक्के हैं और टोटल रुपए कितने मेरे पास, 410 रुपए हैं। और बोला है कि सिक्कों की संख्या, याद रखिएगा इसमें 2 केस होते हैं, कई बार होता है सिक्कों की संख्या का अनुपात और कई बार सिक्कों के मूल्य का अनुपात। मतलब समझ रहे हैं, जैसे 5 रुपए के पास 4 रुपए थे, 5 रुपए के 4 सिक्के, तो मेरे पास कितने रुपए टोटल, 20 रुपए वैल्यू है। 5 सिक्कों की वैल्यू कितने है, 20 रुपए। लेकिन मैं बोलूँ सिक्कों की संख्या, मतलब 5 के कितने सिक्के, 4, ठीक है, 2 के कितने सिक्के, 6, और 1 के कितने सिक्के हैं, 9। तो ये कॉइन्स की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आंसर निकालना। तो देखिए हमसे पूछा है ₹2 के कॉइन्स की संख्या बताइए, वैल्यू नहीं बतानी है, ₹2 के सिक्कों की वैल्यू नहीं बतानी है हमको, संख्या बतानी है। हमें संख्या का ही अनुपात भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के रूप में हमें दे रखा है कि 410 रुपए टोटल हो रहे हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात है और यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू वाला है, ये वैल्यू दे रखे है टोटल, तो दोनों को हम वैल्यू में ले आएंगे, ठीक है। ये जब वैल्यू हमें दे रखे, गिवन क्या है वैल्यू, तो हम संख्या का अनुपात को वैल्यू के अनुपात में चेंज कर देंगे, मतलब इनका जो मूल्य है उस अनुपात में। तो 5 रुपए के 4 सिक्के तो लगभग कितने, 20 रुपए होंगे, क्योंकि एक्स होता है ना हमेशा साथ में जब भी रेशियो होता है, तो क्योंकि कंफर्म तो नहीं है 4 से 6 से 9, ये 4 से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक्स होता है साथ में। तो 5 चौको 20, 20x जब मैं वैल्यू का, मूल्य का रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, 20x, 2 × 6 12x,
और 9 इंटू 1 9x। तो मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जिसको समझ में नहीं आता है इजीली उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 20x 12x 9x, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, x कट जाएगा, 20 12 9 कितना हो गया, किसी टेबल से कटेगा नहीं कटेगा, 20 12 9 ऐसे ही रहेगा। तो ये वैल्यू का रेशियो आ गया, मूल्य का रेशियो, जो कि 410 यहाँ पे भी था, अब ये मूल्य का रेशियो यहाँ पे भी आ गया। दोनों एक ही टाइप के रेशियो हैं, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 20 12 9 41x, और 41x टोटल रुपए होंगे हमारे पास, ये बताया गया है। इस रेशियो में बाहर निकाल लिया कि 41x रुपए होंगे, लेकिन हम पे 41x रुपए ना होकर 410 रुपए हैं टोटल। ठीक है, तो x की जगह क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, जब 41 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 410 आएगा, तो 10 होगा। तो यहाँ पे ये 20 ना होके कितना होगा, 200 होगा, ये 12 ना होके कितना होगा, 120 होगा, ये 9 ना होके 10 से इंटू करके 90 होगा। तो ये टोटल वैल्यू है, मतलब 5 रुपए के सिक्कों से कितनी वैल्यू बन रही है, 200 वैल्यू बन रही है। 2 रुपए के सिक्कों से 120 वैल्यू, 120 रुपए हैं हम पे 2 रुपए के सिक्के के रूप में, और 1 रुपए के सिक्के के रूप में हम पे टोटल 90 रुपए हैं। तो हम पे जब 120 रुपए हैं टोटल, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के इकट्ठे कर करके मेरे पे 120 रुपए हैं, तो टोटल कितने सिक्के होंगे। अगर वैल्यू पूछी होती 2 रुपए के सिक्कों की तो 120 आता कि 2 रुपए के सिक्के करके हमारे पास कितने रुपए हैं। टोटल 2 रुपए के सिक्के करके हम पे 120 रुपए हैं, लेकिन हमसे पूछा है कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपए कितने कॉइन्स हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 60 सिक्के होंगे, क्योंकि जब 2 रुपए के 60 सिक्के होंगे तभी तो मेरे पास 120 रुपए होंगे। समझ पा रहे हैं ना, 60 सिक्के और 2 रुपए पर सिक्के की वैल्यू तो 120 रुपए। ठीक है, तो 60 कॉइन्स हमारा यहाँ पे इजीली आंसर होगा। ठीक है, जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस हैं वो जहां पर भी हो अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, उनकी काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया आपको समझ में आ जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है, आप एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें लिखा है एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब वो कह रहा है कि जो सीपी है वो एसपी के इक्वल है। ठीक है, और कहता है कि उसमें पानी मिलाता है और 16 2/3% के लाभ पर बेचता है। पानी मिलाने के बाद 16 2/3% लाभ पर बेचता है। इसको सिंप्लीफाई करके 1/6 आता है। तो इस क्वेश्चन में जब भी 1/6 मतलब जो भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो उसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, और आपसे मिक्सचर एंड मिल्क का रेशियो पूछा होगा, तो मिक्सचर कितना होगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7, और मिल्क कितना है नीचे वाला 6, तो 7:6 यहाँ पे हमेशा आंसर आता है। 7/6 नहीं, मतलब जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन करके रेशियो आया तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो मिक्सचर हो गया, और जो नीचे था वो ओरिजिनल चीज़ जो थी, जैसे मिल्क ओरिजिनल था तो वो आ गया। मिलावट क्या था, वाटर, तो दोनों को ऐड करने पे मिक्सचर आ गया। ठीक है, ये होता है। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, कहाँ से आया ये बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे देखिए ये प्रॉफिट कई तो है, प्रॉफिट परसेंटेज सिंप्लीफाई कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, ऊपर प्रॉफिट जितना होता है वो रखता हूँ, नीचे सीपी रखता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ। तो एक तरीके से ये क्या है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी है। ठीक है, तो एक क्या है प्रॉफिट है और सीपी क्या है 6 है। ठीक है, मतलब सीपी जो उसने खरीद मूल्य है उसका वो 6 रुपये है, यहाँ से पता चल रहा है हमें। प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, एसपी तो नहीं रखते नीचे, तो सीपी क्या है 6 है यहाँ पे, ये मान सकते हैं आप। और एसपी क्या है, बेचने का मूल्य क्या है, बेचने का मूल्य क्या होता है, सीपी में प्लस कर दूं, मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट प्लस कर दूं और लॉस माइनस कर दूं तो हमारा एसपी आ जाता है। तो एसपी कितना हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 7, तो एसपी हो गया हमारा 7। ठीक है, तो यहां से हमारा एसपी 7 है और सीपी 6 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता कि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है, क्रय मूल्य पर तो बेच ही नहीं रहा है। तो यहां से हम मान सकते हैं कि उसके पास टोटल चीजें कितनी थी, 6 दूध नीचे आ गया जो कि, और 1 पानी जो ऊपर है, नीचे क्या है, नीचे मिल्क है, जो भी सही चीज की क्वांटिटी हो वो चीज नीचे मिल्क है, और ऊपर क्या है, 1 क्या है वाटर है। तो उस पर टोटल कितनी चीजें थी, 6 मिल्क और 1 वाटर, 7 चीजें थी टोटल उस पर। ठीक है, जिस चीज का एसपी लिया उसने, ठीक है, जितने चीज ने बेची 6 1 7 बेची, तो 7 उस पर टोटल चीजें थी। उसने यही बोला मेरे पास 7 चीजें थी ओरिजिनल, लेकिन उसने 6 ही ओरिजिनल चीजें बेची, और 1 तो उसने गलत चीज बेच दी, पानी, जो कि उसका प्रॉफिट बन गया यहाँ पे बीच में। तो ये एक तरीके से हम ले सकते हैं एसपी माइनस सीपी का रेशियो भी है यही। ठीक है, और यहाँ पे ये मिक्सचर और मिल्क का रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर मिल्क और वाटर को जोड़ दूंगा तो मिक्सचर आ जाएगा जो कि कितना है 7, और मिल्क कितना है 6। ठीक है, आप यहां समझ पाए होंगे कि 6 उसका सीपी था, मतलब 6 जो थी, सीपी किस चीज का होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो उसने खरीदी थी। तो ओरिजिनल में उसने क्या खरीदा था, मिल्क खरीदा था, तो 6 मिल्क होगा। और यहाँ पे क्या है, एसपी जो उसने बेच दिया, उसने जो बेच दिया मतलब सेल कर दिया, सेल उसने क्या कर दिया,
6 मिल्क सेल कर दिया और 1 वाटर सेल कर दिया, तो टोटल जो मिक्सचर होगा मिल्क प्लस वाटर मिक्सचर होगा आपका। ठीक है, 7:6 यहाँ से आंसर आया। तो आप सिंपल कर सकते हैं, जब जैसी परसेंटेज सॉल्व होएगा सिंप्लीफिकेशन करके आएगा, नीचे समझ लीजिए ओरिजिनल क्वांटिटी है, ऊपर जो भी चीज मिलावट करके मिलाई है वो है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिक्सचर आ गया, और जो सही चीज है वो लिख दी। 7:6 यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिनों में कार्य समाप्त करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना होता है 30 व्यक्तियों का दल जो है 38 दिन में कार्य समाप्त करता है, ये उनका, मान लीजिए जैसे हम ठेका देते हैं किसी काम का, किसी को प्रोजेक्ट देते हैं, हमने बोला कि 30 व्यक्ति हैं 38 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे, ये हमने मान लिया कि 38 दिन में काम कार्य समाप्त कर देंगे, लेकिन कंफर्म थोड़ा ना कि 38 दिन में कर ही देंगे, क्या पता उन्हें 39 या 40 दिन लग जाए उसे करने में। तो आगे समझे क्वेश्चन ने बोला 25 दिन बाद, तो इन लोगों ने 30 मैंस ने 25 दिन तक कार्य किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, 5 व्यक्ति और डाल दिए, तो 30 की जगह कितने व्यक्ति, 35 व्यक्ति और आ गए, मतलब 30 या 5 व्यक्ति और, मतलब 35 व्यक्ति टोटल आ गए। अब जो ये 35 व्यक्ति थे इन्होंने बचे हुए कार्य को एक दिन पहले समाप्त कर दिया, मतलब जो 30 व्यक्ति का बचा हुआ कार्य कितना बचा था, 13 दिन का कार्य बचा था, इन्होंने वो कार्य 13 दिन में ना खत्म करके, मतलब बोला कि एक दिन पहले खत्म कर लिया, मतलब 12 दिन में खत्म कर लिया। ठीक है, अब ये पूछा गया कि अगर 5 व्यक्ति नहीं लाए जाते, एक्स्ट्रा नहीं नियुक्त किए जाते, तो कार्य कितने दिनों में खत्म होता। तो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लाए गए तो 35 या 30 ही व्यक्ति रहे, वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, 30 × डेज कर दूंगा तो आ जाएगा ये। ठीक है, वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। अब समझिए एक बार इसे अच्छे से, हमें बोला गया था 30 व्यक्ति 38 दिन में कार्य समाप्त कर पाते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमसे बोला गया कि 25 दिन तक तो हमने उन्हें काम करने दिया, लेकिन उसके बाद उनके हालात देख के हमने 5 व्यक्ति और नियुक्त करे, और हमें पता चला कि जब 5 व्यक्ति हमने एक्स्ट्रा नियुक्त कर दिए तो वो कार्य, जो बचा हुआ कार्य, वो 13 दिन में समाप्त होने की जगह 12 दिन में समाप्त हो गया। तो हमें ये चेक करना है कि जो अगर हम 5 एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लाते, 30 ही व्यक्ति रहने देते, तो क्या कार्य 13 दिन में समाप्त होता, 12 दिन में समाप्त होता, 14 दिन में समाप्त होता, कितने दिन में समाप्त होता, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम ये इससे कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देखिए, जितने मैंस होते हैं वो उनकी जितनी एफिशिएंसी है, वो जैसे एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करता है या 2 या 3 कार्य करता है, वो एफिशिएंसी उनकी, और साथ में मल्टीप्लाई टाइम, कितने दिनों तक कार्य किया उन्होंने वो, और अपॉन में वर्क, कितना कार्य वो कर पाए, एक कार्य करा, 1 बाय 2 कार्य करा, वो चीज, ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा मैंने। ठीक है, और इन दोनों का वर्क, जो 35 व्यक्ति 12 दिन में काम कर रहे हैं, 30 व्यक्ति उतने दिन में सेम कार्य कर रहे हैं, जितना भी कार्य, इसलिए वो कट गया, तो यहाँ पे नीचे वर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो यहाँ से डेज निकाल लूंगा कैसे, 35 × 12 अपॉन में 30, तो 5 के टेबल से मैंने इसे 6 पे काट दिया, 35 को 7 पे काट दिया, 6 दूनी हो गया 12, 7 बचा और 2, 7 दूनी कितना होगा 14 दिन। जो 14 दिनों में 30 व्यक्ति इस 13 दिन वाले कार्य को कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बाकी कार्य 14 दिनों में खत्म होता है 30 व्यक्तियों के द्वारा। तो हमसे पूछा है कि कार्य पूरा करने में कितने दिनों की देरी होगी। अगर हम व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो कार्य पूरा करने में कितने दिनों की देरी होगी, जो 13 दिन का कार्य था वो 14 दिन में खत्म होगा, तो 1 दिन की देरी होगी, 1 डे की देरी यहाँ पे आएगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ऐसा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन कौन चैप्टर से आपका, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से है। बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 28 गिव 5 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। जब भी 12, 18, 21, 28 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार 5 शेषफल प्राप्त हो, ऐसी संख्या बतानी है 4 डिजिट की सबसे बड़ी। तो 12, 18, 21, 28 का सिंपल मैं कह लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, क्योंकि इनसे विभाजित हो रही है वो संख्या। तो 12, 18, 21, 28 का एलसीएम क्या आएगा, निकाल लीजिए आप। 4 3 12 होता है, यहाँ पे होता है 9 दूनी 18, 7 3 21 और 7 चौको 28। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, आप जैसे निकालते हो एलसीएम वैसे निकाल सकते हैं। 9 और यहाँ से 7, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। 4 × 9 × 7, अब कर लीजिए इसको, 9 4 36, 252 हमारा एलसीएम आएगा 12, 18, 21 और 28 का। आप निकाल के देख लीजिएगा, 252 आएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है कि हमें
हर बार जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 एज अ रिमाइंडर बचता है, 5 रिमाइंडर हमेशा आते आता है। तो 252 से जब डिवाइड होगा, मतलब अगर वो सिंपल सबसे छोटी संख्या होती तो क्या करते, 352 + 5 कर देते, यही तो करते हम। जो भी रिमाइंडर बचता है उसे ऐड कर देते तो 257 वो संख्या हो जाती। लेकिन हमारे पास ये तो है नहीं, हमसे बोला है कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए ये संख्या। तो 252 ना होके वो क्या होगी, 252k + 5। तो किसी ऐसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 252 को कि वो 4 डिजिट के सबसे बड़े संख्या के पास में आ जाए। तो ये करने में मैं क्या कर लूंगा, सिंपल इसे 252 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 बार 9 से। कहां तक जाता है ये, ठीक है, कौन सी सबसे पास वाली संख्या आ सकती है। तो देख लीजिए यहाँ पे आ सकता है 500, 758, ठीक है। अब यहाँ से बचा 419, 252, नीचे फिर से एलसीएम बचा 7, सॉरी 9 में हो गया 7, हाँ 7, 167 हमारे यहाँ बच गया। तो यहाँ पे ये कितने पे गया, ये मतलब 167 इसमें से माइनस कर दूं मैं तो वो संख्या आ जाएगी। तो इसमें से 167 को माइनस कर दीजिए आप, 2, 9 में 6 गया 3 और 9 में से 1 गया 8। 9832 जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 12, 18, 21, 28 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे 252 वो संख्या थी सबसे छोटी, जो कि 12, 18, 21, 28 से डिवाइड हो रही थी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या करने के लिए मैंने इसे डिवाइड दे दिया, तो हमें पता चल गया इससे आगे तो नहीं जा सकता। 167 तो रिमाइंडर ही आ रहा है, इसमें ऐड कर दूंगा तो 4 अंकों की संख्या ना होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 167 को माइनस कर दिया ये 4 बार 9 से, तो हमारी वो संख्या आ गई जो कि 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः डिवाइड हो सकती है, वो है 9832। और हमारा क्या था, हर सिचुएशन में 5 रिमाइंडर आ रहा था। तो 9832 में जो 5 एज अ रिमाइंडर आ रहा था उसे मैं ऐड कर दूंगा तो 9837 वो संख्या हो जाएगी, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये सिर्फ बताने के लिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। 252 आए, जैसे 252 आए आप इसे डिवाइड कर दें और माइनस करके आप निकाल लीजिए वो संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी 9832, उसमें आप 5 ऐड कर दें। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे करते थे हम। जब हमारा रिमाइंडर दिया हो, प्रत्येक स्थिति में एक ही रिमाइंडर आ रहा हो, तो आपको सिंपल एलसीएम निकाल लेना और उसमें 5 को ऐड कर देना है। ऐसे मैंने एलसीएम निकाल लिया, सबसे बड़ा एलसीएम 4 संख्याओं का 9832 आया और उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया तो 9837 आपका आंसर आ गया। तो यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 6th नंबर क्वेश्चन है। अ ट्रेन क्रॉसेज 108 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलवे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म मान लेते हो रेलवे स्टेशन को, और 164 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन को, क्रमशः 12 और 16 सेकंड में पार करती है। कितने में, 108 मीटर को 12 सेकंड में पार कर जाती है और 164 मीटर को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ट्रेन की लंबाई, एक ही ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई कांस्टेंट है, मतलब वो 108 मीटर प्लस x मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई। इस टोटल को अपने स्पीड के साथ 12 सेकंड में पार कर लेती है, और ऐसे ही 164 प्लस x को अपनी स्पीड के साथ 16 सेकंड में पार कर लेती है। यही तो है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप ये बड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा पड़ेगा ये। यहाँ से आप सॉल्व करके इक्वेशन बन सकती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 सेकंड 16 सेकंड के बीच का गैप कितना है, 4 सेकंड। ट्रेन की लंबाई तो कॉमन है ना यहाँ पर, और स्पीड भी कॉमन है, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया। बस जो यहाँ पे परिवर्तन किस में आया, 108 और 164। यहाँ पे डिस्टेंस जो था वो प्लेटफॉर्म के बढ़ गए, एक प्लेटफॉर्म 108 का था और एक प्लेटफॉर्म 164 मीटर का था। तो डिफरेंस कितने मीटर का है, 56 मीटर का, 56 है ये, ठीक है, इसलिए 56 मीटर है ये। तो 56 मीटर का गैप जब बढ़ जाता है तो उसे 4 सेकंड ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं हम। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 56 मीटर डिस्टेंस अपॉन में टाइम रख दीजिए, आ जाएगा 4, 14 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो जब उसे 108 मीटर प्लस खुद की लंबाई भी तो पार करेगा,
जब कोई प्लेटफॉर्म मैं पार करूंगा तो ट्रेन पहले यहाँ पे पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ पे उसका आखिरी हिस्सा पहुंचेगा, एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस, जो ट्रेन की लंबाई है वो भी इसमें ऐड होती है। तो 108 प्लस x मीटर को कवर करने में उसे कितना समय लग रहा था? 12 सेकंड समय लग रहा था। यहाँ पे देखा था 12 सेकंड का। और उसकी स्पीड कितनी थी? ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो यहाँ पे ये रहा, ये टोटल डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड कितनी है? 14 मीटर पर सेकंड। 14 इंटू 12 कितना आ गया? 14 28 का 2, 14 एकम 14 15 16, 168 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 सेकंड में ट्रेवल किया। तो 12 सेकंड में जो उसने 168 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें 108 मीटर का तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ही था, और जो बचा कितना? 108 माइनस कर दिया तो 60 मीटर। तो 60 मीटर लंबा क्या थी? ट्रेन की लंबाई थी, ये लेंथ थी ट्रेन की, ये 60 मीटर। समझ पाए? यहां से हमने स्पीड निकाली, समझ में आ गया स्पीड कैसे आई। अब स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस आ जाएगा। 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 12 सेकंड वो 168 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और उसमें 108 मीटर तो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, रेलवे स्टेशन की लंबाई, और बचा हुआ क्या आ गया? आपका ट्रेन की लेंथ आ गई 60 मीटर। यहाँ पे सिंपल आंसर हो गया। आप इसी 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका 164 से माइनस कर सकते हैं, तो भी आ जाता है आपका सिंपल आंसर सेम। ठीक है, 60 मीटर यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका 8 चैप्टर से है। तो इन क्वेश्चंस में जोन से चैप्टर्स आ गए आपके, 10 चैप्टर्स होंगे 10 क्वेश्चंस में। तो ये सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, इनसे बाहर नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इन सब चैप्टर्स की, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम रहेगा। तो बोला है हमारा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7। ठीक है, और 2 वर्ष बाद अनुपात 8:11 हो जाएगा। 2 ईयर है बीच में, और उसमें अनुपात हो गया 8:11। तो ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है, परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज का रेशियो कितना है? 5:7। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2 ईयर का डिफरेंस है। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर लेंगे। 5 2 7 और 8 3 11। मैं 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर करने के लिए। ऐसे बराबर होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब भी बराबर करना हो तो ऐसे बराबर कर लेंगे इन रेशियो को। तो ये क्या हो गया? 5:7 कितने में चेंज हो गया? 5 या 15 रेशियो 21, और ये 8:11 किस में चेंज हो गया? 8 दूनी 16 और 2 × 11 22। तो अब डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 1-1। लेकिन डिफरेंस, ओरिजिनल डिफरेंस कितना है? 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का ओरिजिनल डिफरेंस है। तो जो ओरिजिनल एज होगी इन दोनों की वो 15:21 ना होके मल्टीप्लाई 2 × मल्टीप्लाई 2, तो मतलब 30 एंड 21 दूनी 42। तो ए की प्रेजेंटेज होगी 30 और बी की प्रेजेंटेज होगी 42। ठीक है, ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, 5:7। या ये कई जगह लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है, परसेंटेज में भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन पे लग जाता है। जब आपको 2 रेशियो को बराबर करना हो तो आप क्या करेंगे? ये करेंगे, इनका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, और आपका बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? 30 और 42 आपका यहाँ पे प्रेजेंटेज आ गई ए एंड बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारा है डिस्काउंट से। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉफिट लॉस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ? डिस्काउंट चैप्टर के ही मीडियम से परसेंटेज का क्वेश्चन ही बन गया। यहाँ पे डिस्काउंट में परसेंटेज का इस्तेमाल हो ही रहा है, तो परसेंटेज की जगह क्या हो सकता है? डिस्काउंट का क्वेश्चन आ सकता है, फिर मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अच्छे समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य मतलब एमपी, मार्केट प्राइस कितना है? ₹1600। और उसके बाद व्यापारी उस पर दुकानदार को, मतलब व्यापारी दुकानदार को जब 1600 रुपये की मिक्सी बेच रहा है, तो पहली छूट देता है 10% की, दूसरी छूट देता है X% की, और बोलता है कि दुकानदार अब उसे कितने रुपए दे रहा है? 1600 रुपये की चीज़ पे जब उसने 2 डिस्काउंट दे दिए, 10% पहला, X% दूसरा, तो दुकानदार को व्यापारी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 1224। तो ये SP हो गया और ये हमारा MP हो गया। 1600 रुपये की चीज़ कितने में गई? 1224 में। तो छूट देखते हैं कैसे? 10%। 10% मतलब आता है 1/10, सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मतलब 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 9 रुपये की बची। यही तो हो रहा है। अगर मैं दोनों जो हमारे ये X% को खोलूंगा तो मैं लेट कर लेता हूँ A/B आएगा, ऊपर कुछ भी आएगा नीचे कुछ भी आएगा, A/B आएगा। तो A/B आएगा, तो सॉरी A/B नहीं, मैं से लेट करता हूँ B/A। तो नीचे A आएगा, ऊपर B की जगह 1 मान लेता हूँ। जब भी सॉल्व करूंगा तो कुछ भी आएगा जो ऊपर, तो A-1 करके कुछ B आ जाएगा, या फिर जो ऊपर कुछ भी टर्म आई,
ठीक है। जैसे यहाँ पे 3/8 आ गई तो 8 में से 3 माइनस कर दूंगा तो जो बचा 5 उसको b मान लिया मैंने, ठीक है। सिंपल ये तरीका ये होता है। 10 से 9 जो भी एक परसेंटेज दे रखे उसको आपने सिंपली खोल लिया और दूसरी परसेंट को ए बी आपने लेट कर लिया कि वो जो अमाउंट थी ए से बी बन गई। ए थी, उसमें जो ऊपर आया जो भी डिस्काउंट का चार्ज था उसको माइनस करने में बी बन गया। तो आपका जो अमाउंट था वो 1600 से ऐसे ही क्या बन गया 1224। ये ओरिजिनल चीज जो हो रही है और यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद ये हो रहा था। तो 10 की चीज 10 को जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा 1600 आएगा और 9 को जब बी से मल्टीप्लाई करूंगा 1224 आएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 1600 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा 160 ए की वैल्यू होगी, तभी तो 1600 आएगा। और बी की वैल्यू क्या होगी, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, 3 एंड 6 बी की वैल्यू हो जाएगी। समझ पाए ना आप। जैसे मैंने इसको 10 से 9 वैल्यू हो गई इसकी, 1 हटा के 9 आ गया। यही तो होता है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे 100 रुपये की चीज थी उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया तो 10 से 9 हो गई, मतलब 100 से क्या हो गई 90 हो गई। ऐसे यहाँ पे 10 से 9 और ए से बी, तो ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 36। अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं ऊपर। 160 की चीज 36 में बेची गई है दूसरे डिस्काउंट के अंदर। दूसरे डिस्काउंट के अंदर हम जब देख रहे हैं तो 60 की चीज 36 में बेची गई है, मतलब 24 रुपये का डिस्काउंट आया है और मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट चार्ज होता है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे 160 था इंटू 100, 0 0 कटा 8 के टेबल से 2 पे, ये 3 पे, ये 2 से कटेगा 5 पे और 5 3 से कितना हो जाएगा 15%। तो 15% हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। सेकंड डिस्काउंट जो 15% का था। एक तरीका इसको करने का और था, वो आप क्या कर सकते थे, 1600 में पहले आप 10% डिस्काउंट दे दें, ठीक है। 10% 160 माइनस कर देंगे 60 को तो 1440। अब 1440 पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जब मैं x% का डिस्काउंट देता हूं तो कितना आता है 1224 रुपए। तो x की वैल्यू x करके 1440 में से x को माइनस भी तो करेंगे, हाँ माइनस करेंगे। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जाके x की वैल्यू आती है, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ता है। ये आपका अगर आप इसको समझ लेते हैं एक बार तो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज में भी एक फॉर्मूला काम आता है, हर चीज में काम आ जाता है फॉर्मूला। आप देख लीजिए 10 से 9 जैसे जा रहा था ए से बी, ए बी की वैल्यू निकाली और हमने सिंपल परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करके देखिए। और मैं आपको बता चुका हूँ नवंबर 2020 में जो भी एग्जाम हुए थे एयरफोर्स ग्रुप वाई के, उसमें हर शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पता है तो आप उसे इजीली कर सकते थे। तो करके जरूर जाइएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। tan 4x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कॉट 50 डिग्री माइनस एक्स के बराबर है, ये बोला गया है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अपोजिट थिंग्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, टेन एक्स इक्वल टू कॉट वाई, सेक एक्स इक्वल टू कॉस सेक वाई जब भी आपको इक्वल दिखे, जैसे साइन कॉस में चेंज हो सकता है, 90 डिग्री माइनस एक्स कर दूंगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा करके। ऐसे ही सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो सकता है, कैसे करके 90 माइनस थीटा करके। इसीलिए इनके अपोजिट्स को लिया गया है। जब भी अपोजिट इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये चीज क्यों आई है मैं बता सकता हूँ आपको कि देखिए x की वैल्यू आप यहाँ से 90 डिग्री माइनस वाई निकाल सकते हैं। अब आप मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ इसको, साइन x की जगह मैं 90 डिग्री माइनस वाई पुट कर दूँ और ये आ गया कॉस वाई, तो 90 माइनस वाई किसके बराबर इक्वल होगा, साइन 90 माइनस वाई कॉस वाई के बराबर होगा, इक्वल टू कॉस वाई आ गया। ये हैंस प्रूफ इक्वल प्रूफ हो गया। तो इसीलिए x प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर लिया मैंने। इन तीनों सिचुएशन में ये लेंगे। और जैसे दिया हो, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस, सॉरी साइन है यहाँ पे साइन गामा, दोनों साइन में और अलग अलग थीटा है, ये थीटा है ये गामा है, तो थीटा इक्वल टू गामा लेके आप सिंपल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 था, यहाँ पर भी 10 होता तो मैं 4x माइनस 50 डिग्री इक्वल रख देता 50 डिग्री माइनस एक्स के और एक्स की वैल्यू निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे साइन अलग अलग है तो मैं क्या लगाऊंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लाऊंगा और क्या कर दूंगा 4x माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स 3x मतलब x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 3 मतलब 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी मैंने 30 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड करनी थी 30 डिग्री, हमारे यहाँ पे सिंपल आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस बेसिक इतना पता होना चाहिए था, आपका इजीली हो जाता। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, और साथ में ये वाला, जब दोनों साइन सेम हो, साइन या कॉस टेन कॉट सेक, तो ये आपको दोनों थीटा,
जो अलग अलग थीटा उनको इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से है। मैं बता चुका हूँ मेंस्ट्रुएशन एक सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक बार आप फॉर्मूले अभी पढ़ लीजिए और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आएगा तो 100% सही जाएगा, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता। जैसे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 96√3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड उस ट्राइंगल की बराबर होती है। ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 3a इक्वल्स टू 96√3। तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 96√3/3, तो 3 से कट के 32 पे 32√3 सेंटीमीटर आ गया हमारी a की वैल्यू, मतलब पर साइड की वैल्यू कितनी है 32√3 सेंटीमीटर। और हमें पता है इसका जो हाइट होती है, इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है √3/2a, और उसको एरिया के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमसे पूछा गया है हाइट इसकी, तो हाइट का फॉर्मूला पता है, जब √3/2 इंटू a की वैल्यू हमने निकाल लिया 32√3, तो 2 से 32 को काट देंगे 16 पर, और हमारे यहाँ पे 2 बार √3 है, √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 आ गया 48 सेंटीमीटर। हमारी h की वैल्यू आ गई, हाइट आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ये जो पूछा था सिंपल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपके आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, और आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी, आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी वीडियो, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करें, और ये जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं इन्हें बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, या फिर मैथ्स का एक और प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पहले भी, तो उन्हें जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है ये। आपकी प्रिपरेशन आपको पता चल जाएगी आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।